बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक है औरत की इज़्ज़त। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। मैं जब वज़ीराबाद आया तो मुझे और कोई नौकरी ना मिली, यूँ मैंने चौकीदार की नौकरी एक बड़ी हवेली में कर ली। आजकल हवेलियाँ हैं तो बहुत कम, लेकिन ज़मींदार घरानों में रख रखाव रखा जाता है। और कभी पुराने वक्तों में हुआ करता था, नवाब हाकिम भी ऐसे ही ठाठ से रहता था। उसके इस घर में तकरीबन 5 से 7 चौकीदार और माली थे जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ बागों और घरों की देखभाल करना था। चूँकि ये बड़े लोग थे, इनकी दुश्मनियाँ भी बहुत ज़्यादा थीं और अपनी टक्कर के लोगों से थीं, इसलिए हमें हर वक्त चौकस रहना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों से हवेली के बागात के बारे में ये खबर चल रही थी कि कोई फल तोड़ कर ले जाता है और खबर भी नहीं होने देता। अब ये बात अगरचे हम चौकीदारों के लिए शर्मिंदगी की थी, मगर सच बात तो ये है कि किसी को मालूम ना था कि रात के किस पहर चोर आता है और फल तोड़ कर ले जाता है। गाँव में वैसे भी दिन भर घूमने फिरने और काम करने के बाद इंसान अपनी नींद पर काबू नहीं रख पाता। रात के पहरेदार भी बस नाम के ही चौकीदार थे। अगरचे कुछ हो जाता तो हड़बड़ा कर उठ जाते, वरना तो वो भी सोए रहते थे। मगर चूँकि मैं शहर से आया था, मुझे रात को देर तक जागने की आदत थी। सुबह 9-10 बजे तक मेरी आँख खुलती। एक दिन रात को अभी मैं अपनी चौकीदारी पर मौजूद ही था कि मुझे बाग में हलचल महसूस हुई। मेरे लिए मौका बड़ा अहम था कि अगर मैं चोर को पकड़ लेता तो नवाब हातिम जी मुझे इनाम में बहुत कुछ नवाजते। एहतियात से मैंने कदम आगे बढ़ाए। मैंने देखा कि एक बौखलाया हुआ हेवला है जो बाग में इधर से उधर घूम रहा है और अपने पल्लू में काफ़ी सारे फल जमा कर रहा है। चोर का अंदाज़ बता रहा था कि ये एक अनारी है। इसने ज़्यादा से ज़्यादा चोरी नहीं की, ना ही फल चुराने का मकसद ज़्यादा बड़ा है, बल्कि सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही फल ले जा रहे थे। जब मैं जल्दी से उसकी तरफ भागा, मेरा ख्याल था कि मैं उसे जल्द से पकड़ लूँगा, मगर चोर फुर्तीला निकला। तेज़ी से भागते हुए दीवार पर लांघने ही लगा था कि मैंने उसे पाँव से पकड़ लिया और नीचे बाग की ज़मीन पर गिरा दिया। हवेली से हल्की हल्की रोशनी छनकर बागात की तरफ आ रही थी। मैंने उसी रोशनी में इस चोर का नकाब खींचा तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि सामने एक खूबसूरत दोशीज़ा थी। लड़की की आंखों में खौफ था और हुस्न ऐसा था कि इंसान देखता ही रह जाए। चंद लम्हे तो मैं भी उसमें ही खोया रहा। लड़की को एहसास हुआ तो वो जल्दी से उठकर बैठी, मेरी गिरफ्त में खुद को छुड़ाने लगी, मगर मैंने उसे सख्ती से थाम दिया। उसकी दबी दबी आवाज़ें सुनकर बशीर अहमद भी उसी तरफ आ गया। उसने जब देखा कि मेरे हाथ में एक लड़की आ गई है तो अपनी मूंछों को ताव देता आगे बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हो बशीर अहमद? मैंने उसके इरादे जानते हुए कहा। हमने इस औरत को चोरी करते हुए पकड़ा है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम भी उसे लूटना शुरू कर दें। मेरी बात पर बशीर अहमद हंसने लगा। किस बात की मूली है तू? हवेली में कदम रखने वाली कोई औरत जिंदा सलामत वापस नहीं जाती। और फिर ये तो उसने अपने गलीज हाथ लड़की की तरफ बढ़ाए तो मैंने उसका हाथ झटक दिया। होश में आओ बशीर मोहम्मद, तुम्हारी भी बेटियां हैं, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसी सोचते हुए भी बस मेरे ये कहने की देर थी कि उसने 2-3 और चौकीदार को भी इकट्ठा कर लिया। ये सारे होकर लड़की की तरफ गलत नीयत से बढ़ रहे थे, जबकि मैं तो अपनी माँ से हमेशा यही सीख कर आया था कि औरत की इज्जत करनी चाहिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनको हरगिज़ ही इजाज़त नहीं दे सकता था कि ये लड़की को इस तरह नोच खाएं। बेचारी ने किसी मजबूरी के तहत ही तो चोरी की होगी, वरना वो ऐसा क्यों करती। लेकिन ये चारों अब बाज नहीं आने वाले थे। जब मैंने बशीर मोहम्मद को ज़्यादा जोर दिया तो कहने लगा, अगर ये यहाँ रहेगी भी तो हवेली का नवाब उसे जिंदा सलामत वापस नहीं जाने देगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? बशीर मोहम्मद की गली ज़बान का मतलब यही था कि अब इस औरत की इज्जत किसी तौर पर महफूज नहीं। तब मैंने मुखालिफ सिमत में शोर मचाकर उनका ध्यान बिटाने की कोशिश की। औरत पर मेरी गिरफ्त ढीली थी, वो पहले ही उठकर भाग चुकी थी, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। ये लोग लड़की को भूले नहीं थे, ना ही उसे जाने की इजाज़त दे सकते थे। मैंने उन लोगों को अपने साथ नबर्द आज़मा होने के लिए कहा, मगर उनमें से एक निकलकर लड़की के पीछे भाग निकला। तब मैंने हालात की नज़ाकत को समझते हुए हवेली की दीवार फलांगी और ख़ुद भी लड़की के पीछे भागने लगा। आधे रास्ते में मैंने उसे जा लिया। मैं जवान और चुस्त चालाक था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ उससे भगाने लगा। लड़की भी मुझे समझ गई थी कि मैं उसका मुहाफ़िज़ हूँ। ज़ाहिर है उसकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ही हवेली से निकला था। मैं नहीं चाहता था कि ये लड़की इस वक्त ज़लील और रुस्वा हो। लड़की भाग रही थी, वो न जाने किस से मच जाना चाहती थी, मगर मैंने उसे अपने साथ ले लिया। हमारे पीछे पीछे 1-2 चौकीदार भी आए, लेकिन वो मुझ शरीरे बदन वाले जवान और इस धान पान सी लड़की की दौड़ का मुकाबला नहीं कर सके। वैसे भी हम तो अपने लिए दौड़ रहे थे और वो
हमारे लिए हमारी गिरफ्त में फ़र्क तो होना ही था। उन लोगों ने थक हार कर हमारा पीछा करना शायद छोड़ दिया था, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था। ये लोग नवाब को बता देते तो ज़ाहिर है नवाब हमारा बुरा हश्र करता। वो यही समझता कि मैं लड़की के साथ मिला हुआ हूँ, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मैं लड़की को लेकर रेलवे स्टेशन आ गया, एक डब्बा जो कि सबसे पीछे था। हम लोग उसमें बैठ गए। यहाँ अंधेरा था, सीट के नीचे छुप कर बैठना पड़ा। लड़की बहुत डरी सहमी थी। उसकी उलझी हुई सांसें और कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि वो इस वाक़े से बहुत डर गई है। मैंने उसे तसल्ली दी, डरो नहीं, तुम मेरे साथ महफूज हो। मगर ये तो बताओ तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ी थी इस कदर ख़तरनाक हवेली में 2-4 पलों के लिए अपनी जान खतरे डालने की? क्या तुम्हें ज़रा होश नहीं? माँ बाप नहीं है तुम्हारे? मैं लड़की पर बरसने लगा। तभी मुझे ट्रेन के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। हम दोनों खामोश होकर बैठ गए। कोई आया जो ट्रेन में झांक कर चला गया। हमने सुख का सांस लिया। रात के शायद 10 बजे होंगे। हमें नहीं पता था कि ट्रेन ने कहाँ जाना है। हम लोग तो बस छुपे बैठे थे कि कहीं नवाब के बंदों की हम पर नज़र न पड़ जाए। मगर उम्मीद की जा सकती थी कि इस वक्त नवाब ख्वाब होगा और चौकीदार इस मामूली सी बात पर उसे जगाएंगे नहीं। हमने फल ही तो चुराए थे, कोई हवेली का सोना तो नहीं लूटा था। खैर थोड़ी देर के बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर बिजली बहाल हो गई। हम लोग तो अंधेरे में आए थे, अब रोशनी में यूं छुपना मुमकिन नहीं था। मैंने लड़की से कहा कि बाएतमाद होकर ऊपर ट्रेन की सीट पर बैठ जाए। ऐसा ना हो कि कोई हमें चोर या फिर घर से भागा हुआ समझ कर ख्वामख्वाह इल्ज़ाम लगा दे और मुश्किल हो जाए। लड़की ने भी मेरी बात से इत्तफाक किया, क्योंकि वो किसी भी किस्म की मशकूक हरकत हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी। खैर उसका वाहिद हल यही बचा था कि हम पुरएतमाद होकर बैठें। थोड़ी देर में लोग ट्रेन में सवार होने लगे थे। हम लोग भी अपनी जगह पर मुतमईन बैठे रहे थे। हमने तो अभी तक टिकट भी नहीं लिया था। बाहर जाकर मैं या लड़की टिकट का पता करते तो यकीनन कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। चुप रहने में ही आफियत समझी। लड़की कहने लगी, अगर तुम बाहर गए तो हो सकता है कि नवाब के लोग तुम्हें पहचान लें और फिर मैं तो मारी जाऊंगी, तुम भी मेरी वजह से फंसोगे। मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने ख़तरनाक हैं। लड़की बहुत परेशान थी। उसकी परेशानी इस वजह से भी होगी कि वो अपने घर जाने के बजाय मेरे साथ ट्रेन में आकर बैठ गई थी। अब तो यहाँ से उतरने से भी रहे थे कि वापस जाते तो हज़ार बातें बनती। थोड़ी देर के बाद ट्रेन लोगों से भर गई थी, मगर ज़्यादा लोग नहीं थे। रात का सफ़र अमूमन कम ही लोग करते हैं। ट्रेन चल पड़ी तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया। मुझे तो ये भी ना पता था कि ट्रेन जा कहाँ रही है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि टिकट चेकर आ गया। मैंने टिकट चेकर को समझाया कि हमारे साथ एक हादसा पेश आया है, हम जल्दी में टिकट नहीं ले सके, अभी तो ट्रेन में ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, तुम हमारा टिकट काट दो। वो आदमी अच्छा था, हमारी मजबूरी समझ गया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और हमें हैदराबाद का टिकट काट कर दे दिया। हैदराबाद में मेरा हवाई घर था। अब मैं ये सोच रहा था कि इस खातून को कहाँ रखूँगा कि ये ना तो मेरी कुछ लगती है और ना ही मैं इसका। हम तो इत्तेफाकिया मिले थे। नवाब के डर से हम इस ट्रेन में बैठ तो गए थे, मगर ये ट्रेन मेरे शहर जा रही थी और मैं लड़की को लेकर यकीनन अपने घर ही जाऊँगा। अब मैंने सोचा कि घर वालों को क्या कहूँगा, ये अलग फ़िक्र थी। मंजिल पर पहुँच कर मेरी मर्ज़ी तो यही थी कि लड़की अपने हवाले से खुद ही कुछ कहेगी, मगर वो चुप चुप थी। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँ या फिर तुम्हारी किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँचा दूँ, तुम क्या चाहती हो? बोली, अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं तो लुट गई हूँ। वापस जाऊँगी तो मेरे घर वालों में मुसीबत आ जाएगी और अब एक रात बाहर गुजारने के बाद मुझे कौन कबूल करेगा। लड़की की बात भी सही थी। बदहवासी में हमने ये कर तो दिया था। मैं सोचने लगा, सच है जज्बात में इंसान गलत फैसले कर बैठता है। खैर मुझे अब उसे घर लेकर आना ही पड़ा। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि अम्मा अब्बा को क्या जवाब दूंगा। सहन में ही अम्मा अब्बा ने इस लड़की को मेरे साथ देख लिया। कहने लगे, ये कौन है? मैंने उनके पाँव पकड़ लिए। खुदा के लिए अम्मा अब्बा मुझ पर शक मत कीजिएगा, मैंने तो एक मुसीबत ज़दा लड़की की मदद की है। मैंने इससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखा और ना ही मैं इसे भगा कर लाया हूँ, बल्कि मैं इसे चौधरियों के जुल्म से बचा कर यहाँ लाया हूँ। अगर उसे वहाँ पर छोड़ देता तो ये लोग उसकी जान ले लेते या फिर इसकी इज्जत भी जा सकती थी। मेरे बाबा अगरचे काफ़ी सख्त गिर थे, लेकिन इस लड़की की मजबूरी समझ गए। अम्मा से कहा कि इसे लड़कियों के कमरे में भेज दो। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने हवेली में किसी को भी अपने आबाई शहर के बारे में नहीं बताया था। कोई भी मेरे पीछे नहीं आ सकता था, ना ही कोई अब मुझे कोई परवाह थी। लेकिन इस लड़की का क्या होगा ये मैं नहीं जानता था। अगले दिन मेरी बहनों ने मुझे बताया कि ये लड़की वाकई बहुत मजलूम है। इसका शौहर इससे खर्चा ना देता था। उसकी अपनी एक अलग कहानी है और ये बड़ी दुखी है। लड़की की शादीशुदा होने की बात सुनकर मैं दुखी हो गया। सच तो यह है कि उसका हसीन चेहरा देखने के बाद मैं उसे दिल ही दिल में चाहने लगा था, मगर अब तो
ज़ाहिर करना मुमकिन भी ना था और उसका फ़ायदा भी ना था। मैं जान गया था कि ये लड़की शादीशुदा है, किसी वजह से अपने घर से भागी है, मेरी बहनों के साथ जल्द ही घुल मिल गई। अम्मी ने भी प्यार मोहब्बत से रखा, मगर ये अपने बारे में कुछ भी ना बताती। उसे बस दिन रात रोने से काम था। हम घर वाले उससे पूछ पूछ कर थक गए, मगर सिवाय रोने के उसके पास और कोई बात ही ना होती। मगर अगरचे उसके शादीशुदा होने की हकीकत से वाकिफ़ था, मगर दिल पर किसका काबू होता है। दिल ही दिल में उसे चाहने भी लगा था। एक दिन मौका पाकर मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। समरीन, मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, मगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये हकीकत बात है। देखो, तुम अभी खूबसूरत और जवान हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। अगर तुम गलत इंसान के साथ शादी का फ़ैसला कर बैठी हो तो उसे भुला दो, ख़त्म कर दो, तलाक ले लो। मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूँगा। मैंने समरीन को समझाना चाहा, मगर मेरे समझाने पर भी वो ना मानी। बोली कि उसका शौहर अभी ज़िंदा है और वो एक बंधन में होते हुए ख़ुद को गुनाह में मुब्तला नहीं कर सकती। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर कोई एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा शौहर खुद तुम्हें छोड़ दे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगी। वो कैसे छोड़ देगा? वो तो अभी तक ये भी नहीं जानता कि मैं हूँ कहाँ। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं एक ऐसे पीर को जानता हूँ जो जिस औरत के भी सर पर हाथ रखता है उस औरत की तलाक वाक़ई हो जाती है और उसके बाद तुम मुझसे वादा करोगे, तुम मुझसे शादी करोगी और उस शख्स को भूल जाओगी जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने कहा तो उसने कुछ बेदिली से हामी भर ली, लेकिन वो पूरी तरह से राज़ी नहीं थी। अब मसला ये था कि मैं इस लड़की को उस पीर तक कैसे पहुँचाऊँ जिसके बारे में औरतों ने ये मशवरा कर रखा था कि जो औरत इसके पास जाती है उसकी दिली मुराद पूरी हो जाती है, चाहे वो शौहर से जुदाई का फ़ैसला हो या फिर महबूब को पाने का। मगर चूँकि पीर साहब की शोहरत ऐसी थी कि किसी औरत ने कभी आज तक उनके बारे में कोई ऐसी बात न कही जिससे उनके बारे में बेयकीनी फैलती, मैंने सोचा कि मैं समरीन को भी पीर साहब के पास ले जाऊँगा। अगर 1% भी इम्कानात हैं समरीन की तलाक हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मैंने अपनी बहन की मिन्नत की, उसे अपना राज़दां बनाया कि तुम्हें समरीन को पीर साहब के पास ले जाना होगा। हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए या कोई अच्छी तजवीज़ ही दे दें। मेरी बहन ने मेरे साथ देने की हामी तो भर ली, लेकिन अम्मी अब्बू कभी इस शादी पर राज़ी ना होते हैं। वो बस लड़की को मेहमान समझ रहे थे। बहरहाल मैंने आगे का कुछ ना सोचा, फ़िलहाल जो ज़रूरी था वही कर रहा था। मैंने समरीन से कहा कि तुम पीर साईं से अपना मसला बयां करना, वो तुमको कोई अच्छा मशवरा लाजमी देंगे। समरीन को लेकर मेरी बहन मुकर्ररा पीर साईं के दफ्तर गई। पीर साईं कुछ ही दिन के लिए आया करते थे, ज़्यादातर वो शहर से बाहर रहते थे। समरीन भी नकाब ओढ़ कर पीर साईं के दफ्तर चली गई, जो घर ज़्यादा और दफ्तर कम लगता था, बल्कि एक आस्थाना ही कह सकते हैं। समरीन को गई 1 घंटा ही हुआ था कि ये भागती भागती वापस आ गई। मैंने अपनी बहन से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि समरीन को रास्ते से ही आना पड़ा। कहने लगी, भैया मत पूछो, वहाँ जो वाक़या पेश आया है उसने तो समरीन को डरा कर रख दिया है। अब तुम जल्दी से जाओ, इसे रेलवे स्टेशन पर पहुँचा दो ताकि ये अपने घर लौट जाए। मैंने कहा, कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है। कहने लगी, ये तो तुम उसी से पूछ लो। तब समरीन ने मुझे बताया कि उसने यहाँ पर अपने शौहर को देखा है और ये पीर साहब ही उसी का शौहर है। मैंने कहा, समरीन क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है? बोली कि मैं अपने शौहर को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में कर दी थी, मगर शकील तो हद का काम चोर निकला था। उसने कभी घर में खर्चा न दिया, ना ही मुझे घर से बाहर जाने देता। मैं नौकरी करने निकलती तो मुझे मारता पीटता, कई कई दिन ये घर नहीं आता था। कैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैं अपनी इज्जत को महफूज रखते हुए अपना पेट भरने के लिए अगर फल चोरी ना करती तो क्या करती। मेरे शौहर ने मेरा जीना हराम कर रखा था, इसीलिए मैं उस रात हवेली आई थी। 2 दिन से भूखी थी, फाका किया था तो पेट पर काबू न रहा, वरना मैं तो जानती थी कि हवेली जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बहरहाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचाया, मगर मुझे लगता है कि मेरा शौहर जो 3 दिन से इसी शहर में है अब तक घर नहीं गया। आसपास की औरतें भी यही कह रही थीं कि पीर साहब 3 दिन के लिए यहाँ आते हैं और मैं तो वैसे भी अपने घर से न निकलती थी। हाँ, वाहिद मसला ये है कि हवेली के चौकीदारों ने मेरा चेहरा पहचान लिया होगा, मगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरा शौहर जब घर आए तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे पहले घर मौजूद हूँ। अब दुआ करो कि मेरी ज़िंदगी में कोई भूचाल न आए। समरीन ने कहा, मेरी दिल की तो दुनिया ही लुट गई थी। मैं जिसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए बैठा था वो तो किसी और की मनकूहा निकली। मगर समझ नहीं आ रही थी कि क्या समरीन
अपने शौहर को मुतमईन कर पाएगी, उसे ये जवाब देकर यकीन दिला पाएगी कि वो वाकई चोरी करने की वजह से दूसरे शहर चली गई थी। तब मैंने समरीन को एक और तरकीब बताई, कहा कि तुम अपने शौहर से कह देना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी जासूसी करने आई थी कि तुम किसी औरत के तो चक्कर में नहीं हो सकता है इस बात पे वो तुम्हें माफ़ कर दे। मेरे साथ आने का किस्सा कहोगी तो वो कभी भी तुम्हें माफ़ ना करेगा। मर्द की आदत होती है, चाहे वो 1000 बार भी पूछे, उसे ये सच मत बताना वरना तुम्हारी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। समरीन ने मेरी बात समझ ली। मुझे दिल के साथ मैं उसे रेलवे स्टेशन पहुंचा आया। आज तक उसकी याद मेरे दिल में बाकी है। वो तो चली गई थी, खुदा जाने उसका घर बसा या उजड़ गया, मगर मैंने जो फ़र्ज़ अदा करना था उसकी इज़्ज़त बचाकर वो मैंने कर दिया और मैं इसी में खुश हूँ। अगर आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।